Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will have to discuss our third lecture, which is about the mechanism of human breathing. It is the second lecture of second week. In previous lecture, we have discussed in details about the human respiratory system, which were consist of two components, that is called air passageways and the lungs. Now today we'll have to discuss what is the comprehensive mechanism of human breathing, that how human is responsible for exchange of gases with the help of lungs. Now, as you know that breathing is the physical movement associated with gas exchange. इसका मतलब हमारे पास ये है कि एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन के अंदर, हर एनिमल्स के अंदर जो है लंग्स एज ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन है। और फिजिकल इसको इस वजह से कहते हैं कि जो लंग्स होते हैं ये आपके रिब केज के अंदर होते हैं, जिसके साथ मसल अटैच होते हैं। और जब आप फिजिकल एक्सर्शन करते हैं या आप इनटेक ऑफ एयर करते हैं तो इसमें मसल इन्वॉल्व होते हैं, और इस मसल्स के इन्वॉल्वमेंट के नतीजे में आप जो है एयर को इनसाइड पे लेकर आते हैं, जिसको इनहेलेशन या इंस्पायरेशन कहते हैं। और जो वेस्ट एयर है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर कहते हैं, उसको आप एक्सहेल करते हैं या इसको एक्सपायर्ड करते हैं या इसको जो है एक्सहेल करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो है इसको आउट लेकर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। Now, before to discuss in detail the mechanism of human breathing, in previous lecture you must know about that is कि where are the lungs situated, lungs कहाँ पर होते हैं। lungs जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके थे पहले लेक्चर में कि lungs are present in the chest cage. The chest cage consists of ribs and there are 12 pair of ribs. The ribs are attached with the intercostal muscle, that external intercostal muscle and internal intercostal muscle. तो आपके जो पेयर ऑफ लंग्स हैं वो आपके रिब केज, जिसको चेस्ट कैविटी कहते हैं या थोरेसिक कैविटी कहते हैं, इसमें मौजूद होते हैं। और रिब्स के साथ मसल अटैच होते हैं, जो जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो इसके नतीजे में इनहेलेशन और इंस्पायरेशन होती है, जैसे इनटेक ऑफ एयर होती है, और एक्सहेलेशन और गिविंग आउट ऑफ एयर और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कहते हैं। इसके अलावा ये डायफ्राम है जो मस्कुलर शीट है, और ये आपके जो चेस्ट कैविटी है जहाँ पर आपके ये लंग्स मौजूद होते हैं उसको, और जो एब्डोमिनल कैविटी है जिसके अंदर हम स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, पैंक्रियाज की बात करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए डायफ्राम होते हैं। तो डायफ्राम इज अ मस्कुलर शीट विच सेपरेट थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझने से पहले आपको क्लियर कट स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में और रिब्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ होते हैं और इसके जो इंटरनल एनाटॉमी है वो आपके पास क्या है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें दो आपके प्रोसेस हैं, एक को हम इनहेलेशन कहते हैं और एक को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन का मतलब है इनटेक ऑफ द एयर और एक्सहेलेशन का मतलब है गिविंग आउट ऑफ एयर। जाहिर बात है कि गिविंग आउट ऑफ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इनकमिंग एयर में मोस्ट प्रोबेबली गैसेज होती हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट गैस है जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए, हमारे सेल्स के लिए चाहिए, वो ऑक्सीजन है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनहेलेशन के दौरान अब आप देख रहे हैं कि ये मस्कुलर शीट है, डायफ्राम मस्कुलर शीट है, और जो आपके ये रिब्स हैं, जो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, इसके साथ दो किस्म के मसल अटैच होते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होते हैं और एक इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होते हैं। जिस तरह जिस्म के अंदर बाकी मसल्स होते हैं, बाइसेप्स मसल या ट्राइसेप्स मसल, या फिर जो हमारे पास थाइस के मसल होते हैं या जास के मसल होते हैं, तो जिस्म के अंदर 650 पेयर्ड मसल हैं और ज़्यादातर ये पेयर्ड फॉर्म में है। पेयर्ड फॉर्म का मतलब है कि एक पेयर के अंदर दो मसल होंगे जो आपस में एंटागोनिस्टिक मूवमेंट करते हैं। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दूसरे मसल रिलैक्स होते हैं। तो ये डायफ्राम मस्कुलर शीट है जो इस चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करी, ये डायफ्राम है, और इसकी आप शेप देख रहे हैं कि ये आपके पास डोम शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। डोम शेप का मतलब है कि ये अभी रिलैक्स स्टेट पे है। इंटरकॉस्टल मसल है, ये रिब्स के साथ अटैच हैं। आप इसके वॉल्यूम को देखें कि इसके वॉल्यूम इस वक्त इसकी कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम इसका अभी इस वक्त जो है फिलहाल अभी नॉर्मल फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में मौजूद है। सबसे पहले जब आप इनटेक ऑफ एयर करते हैं, आप सांस लेते हैं, ठीक है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको चेस्ट का मतलब, डॉक्टर कहते हैं गहरी सांस लें,
तो मुंह में आपने ऑब्जर्व किया कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो व्हेन यू विल हैव टू टेक एयर इनसाइड, इनहेलेशन होती है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इंटरनल कॉस्टल मसल रिलैक्स होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ इंटरकॉस्टल लिखा हुआ है, ये इसमें उनके पेयर को डिस्कस नहीं किया गया है। इसलिए आप इस लेवल पे आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल या इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी जो रिब केज है, दे मूव, जो रिब केज है इट मूव अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जाती है, और दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड, जिसको हम आउटवर्ड भी कहते हैं, बाहर की तरफ निकलती है। तो इंस्पिरेशन में सबसे पहले कि जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल होगी, द रिब्स मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज आउटवर्ड। एट द सेम टाइम जो डायफ्राम में मस्कुलर शीट है, कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है, इट विल हैव टू बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड मेक इट विल मेक फ्लैटेड, ये इस तरह फ्लैट हो जाएगा, फ्लैटन फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी जो कर्व शेप है वो नीचे की तरफ आ जाएगी और वो लेस कर्व हो जाएगी और लिटिल फ्लैट फॉर्म में आ जाएगी। इन दोनों का नतीजा क्या होगा कि जब आपके रिब केज ऊपर की तरफ चले गए हैं और आउटवर्ड की तरफ चले गए हैं और साथ डायफ्राम नीचे की तरफ आ गया है, तो आप देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब आप देखिए कि पहली जो एयर के लिए अवेलेबल स्पेस थी वो इस एरिया से लेकर इस एरिया में थी, लेकिन जब आपके रिब ऊपर की तरफ चले गए और बाहर की तरफ निकल आए, जिसको आउटवर्ड कहते हैं, और डायफ्राम जो मस्कुलर है वो नीचे की तरफ चला गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, तो आपके वॉल्यूम, जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम है, जिसको थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, इसके वॉल्यूम में इजाफा होगा। अब आप ये कंसिडर करें कि पहले जो एयर थी और उसके लिए जो स्पेस थी वो इतनी थी, लेकिन अब जब आपके पास स्पेस क्रिएट होगी क्योंकि रिब ऊपर चले गए और आउटवर्ड चले गए, डायफ्राम नीचे की तरफ आ गई, तो उसी अवेलेबल एयर जो पहले से मौजूद थी उसके लिए एरिया एक्सपेंड हो गया। तो आपको पता है जब एयर के लिए वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो इनसाइड द लंग्स एयर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो अवेलेबल एयर थी उसके लिए स्पेस क्रिएट होगी, और वो मैंने अभी आपको बताया कि रिब ऊपर की तरफ चले गए और आउटवर्ड बाहर की तरफ चले गए और डायफ्राम नीचे की तरफ आ गए। जब ये दो एक्टिविटीज होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो जो अवेलेबल एयर है उसके लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और जब अवेलेबल एयर के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगी तो एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास एयर प्रेशर भी डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गया, और उसके साथ ही एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब क्या होता है कि जो बाहर वाली एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जिसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर हवारी हवा है, उसका प्रेशर ज्यादा है इनसाइड द लंग्स, जो लंग्स के अंदर एयर मौजूद है उसके मुकाबले में। तो हमारे पास एयर क्या होगी? एयर रशेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी एयर जो होगी वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी। रीजन कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। दो रीजन के दरमियान एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एयर रशेस इनसाइड द लंग्स, यानी एयर जो है वो एयर है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आनी शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से आपके पास जो एयर है इट विल हैव टू बी अवेलेबल इनटू द लंग्स, एंड इट विल हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द ब्लड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये इंस्पायरेशन के हवाले से था। एक्सपायरेशन में क्या होता है? बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होगा कि गिविंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। अब यही डायग्राम जो इस वक्त आपको ये इस फॉर्म में इनहेलेशन में नजर आ रही, अब आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है जो ब्लड लेकर आई है और जो उसने लंग्स को दे दी है, उसको आपने एक्सहेल आउट करना है, बाहर की तरफ निकालना है। तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया कि जो इंटरकॉस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे, अब वो क्या हो जाएंगे? वो रिलैक्स स्टेट पे आ जाएंगे। तो रिलैक्स स्टेट यहाँ पर आपको एरो नजर आ रहे हैं कि जो रिब केज मूव अप एंड आउट यानी फॉरवर्ड गया था, जब वही मसल अब रिलैक्स करेंगे तो आपके पास जो रिब केज है इट मूव डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ आता जाएगा, और जो आपकी जो स्पेस क्रिएट हुई थी आउटवर्ड जाने की वजह से, वही जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर की तरफ आनी शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि रिब केज मूव डाउन from up to down and then from forward to backward, from outward to inward की तरफ आ जाएगी। इसी के साथ ही साइमल्टेनियसली सिमिलरली उसी वक्त में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो डायफ्रेम नीचे की तरफ आया था, यहाँ पर इस एरो को आप देख रहे हैं यहाँ आया था,
अब हमारे पास क्या होगा कि एक्सपायरेशन में वो डायफ्राम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, यानी डोम शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको गुब्बत की तरह कहते हैं, डोम शेप स्ट्रक्चर। यानी डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होकर वापस अपनी स्टेट पे चला जाएगा। अब जब स्पेस यहाँ से नीचे की तरफ वापस जाएगी, तो इसका मतलब है स्पेस डिक्रीज हो रही, वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डायफ्राम वापस अपनी मस्कुलर शीट जो डायफ्राम जो मस्कुलर शीट है वो अपनी जगह पर चला गया है, और जो आपके पास रिब केज है वो अप से डाउन की तरफ आ गया और आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो रही है। अब आप देखें, जो जब इसके अंदर अपनी अवेलेबल एयर थी, जब उसी एयर के ऊपर वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज होता जाएगा, तो एयर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसकी मिसाल एक बैलून की है। एक बैलून है, उसको आपने स्वेल किया, उसके इन्फ्लेट किया हुआ है, इसके अंदर आपने हवा भरी हुई है, ठीक है। उसको आप क्या करें, उसको प्रेस करना शुरू कर दें। जब आप उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो जो अवेलेबल एयर है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आप उसके वॉल्यूम को कम करें, आप उसकी साइज को कम करते जा रहे हैं, तो अंदर जो हवा होती है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा, तो अगर आप उसको कोई आउटलेट देंगे तो वो तेजी से बाहर की तरफ निकलेगी। यही मैकेनिज्म यहाँ पर एक्सपायरेशन में होता है, एक्सहेलेशन में होता है, कि जब आपके इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स स्टेट पे आ गए और जो डायफ्राम मस्कुलर शीट है वो रिलैक्स स्टेट पे चला गया, तो इन दोनों एक्टिविटी की वजह से वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगी। जब वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो गई, तो जो अवेलेबल एयर थी उसका ऊपर प्रेशर बढ़ गया, यानी उसका प्रेशर ज्यादा हो गया, एयर प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे लंग्स के अंदर प्रेशर की और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो जो यहाँ पर अवेलेबल एयर प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो द एयर रशेस आउट। एयर क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी, और इस तरह आपकी जो एक्सहेलेशन है या एक्सपायरेशन है, उसमें जो वेस्ट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो आउटसाइड की तरफ चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। अब इसको समझने के लिए, ये तो डायग्रामेटिक हमारे पास डिफरेंस था बिटवीन एक्सहेलेशन और इनहेलेशन या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब जो हमने डिफरेंसेस इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके लिए डिफरेंस बनाए वो ये है। सबसे पहले है कि इंस्पायरेशन इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि आप तो इसको बाकायदा इनहेल करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी होती है और एयर इनसाइड में लेकर आते हैं, जबकि एक्सपायरेशन इट इज अ पैसिव प्रोसेस है, कि जो एयर आपके पास जब एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो वो खुद ब खुद आउटसाइड की तरफ निकलती है। पहला हमने जो डिस्कस किया था, पहला पॉइंट जब हमने डायग्राम्स को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये कहा है कि कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। क्योंकि मसल पेयर के फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए हमारे पास जब ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट करेंगे और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेंगे, तो आपके जो रिब केज है वो डाउनवर्ड की तरफ आएगी और इनवर्ड की तरफ आएगी। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इंटरकॉस्टल का लफ्ज लिखा हुआ है, इसमें टाइप्स नहीं लिखे, तो इसलिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि the contraction of intercostal muscle is responsible for the movement of rib cage downward and inward. That is called as inward means that outward rib cage move, that is called as upward. So, ठीक है, अपवर्ड की तरफ जाएगी और साथ साथ जो आपकी जो रिब केज है वो आउटवर्ड की तरफ जाएगी, यानी बाहर की तरफ जाएगी। रिब केज मूव फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। तीसरा चौथा पॉइंट हमारे पास ये है कि हमने ये डिस्कस किया था कि जब डायफ्राम, इस एक्टिविटी के साथ जो डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके नतीजे में वो फ्लैटेड हो जाएगा, यानी जो कर्व शेप थी वो नीचे की तरफ आ जाएगी, वो लिटिल फ्लैट हो जाएगी। तो कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम की कंट्रैक्शन की वजह से, इन दोनों की वजह से क्या होगा, आपके पास वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी। जब वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी, तो अंदर जो एयर का प्रेशर है जो पहले से मौजूद है उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में, और इस तरीके से एयर जो है वो आपके लंग्स में आनी शुरू हो जाएगी। तो ये वो डायग्राम जो हमने पहले डिस्कस किया था। एक्सपायरेशन इसका रिवर्स है, कि जब रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, यानी जब इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेंगे, ठीक है, तो रिब केज जो है वापस डाउनवर्ड की तरफ आ जाएंगे और इनवर्ड की तरफ आ जाएंगे, और इसी तरह डायफ्राम क्या हो जाएगा, वो जब रिलैक्स स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है, तो इसके नतीजे में इन दो एक्टिविटी की वजह से आपके जो वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, तो अवेलेबल एयर के ऊपर जो प्रेशर होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने के साथ साथ ही हम देखेंगे कि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम है, लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, तो एयर रशेस फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, मीन्स एयर आपके लंग से बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ एक्सहेल हो जाएगी या आउट गोइंग या आउट चली जाएगी। तो इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन।
बोर्ड के एग्जाम में ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो ये क्वेश्चन है ये अमूमन 3 मार्क्स का आता है। इसके साथ डायग्राम जो है आपके बुक के अंदर डायग्राम अवेलेबल है, उसके अंदर आप उसको डायग्राम ड्रॉ करने लेबल करने भी आ सकते हैं, और या इसके अंदर कहीं डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ये आता है, 3 मार्क्स का आता है। तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर अनदर डिस्कशन करेंगे कि ब्रेन के जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर जो रिस्पायरेटरी सेंटर है उसे मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं। मेडुला ओब्लांगेटा इट इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन के भी 3 पोर्शंस हैं, एक हमारे पास है मेडुला ओब्लांगेटा, फिर हमारे पास पोन्स हैं, और तीसरा हमारे पास सेरिबेलम है। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा है, और जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, ये ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी विल के मुताबिक नहीं होती, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती है। ये इनवॉलेंट्री अपनी मर्ज से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मसल्स करते हैं, और उसके नतीजे में जो आपकी एयर है वो इनसाइड पे आ रही होती है और जा रही होती है, यानी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो है ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। अच्छा जी, तो नॉर्मल ब्रीथिंग एट रेस्ट होती है, जब आप नॉर्मल स्टेट पे होते हैं, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, कोई आप गेम नहीं खेल रहे होते, कोई स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, तो आप नॉर्मल स्टेट ऑफ रेस्ट के ऊपर जो है आपकी जो ब्रीथिंग रेट होती है, यानी सांस लेना है, यानी 1 मिनट में आप 16 से 20 सांसें लेते हैं, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट आपकी जो ब्रीथिंग होती है। लेकिन जो जो आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज, आप कोई गेम खेलते हैं, कोई भी वर्कलोड करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आप मस्कुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, बाइसेप्स मसल, ट्राइसेप्स मसल, आपके जो आर्म्स के मसल हैं, फोर लिम्स जिसे कहते हैं, जब आपके हाइंड लिम्स को लेग्स कहते हैं, उसके मसल अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप देखते हैं कि आपकी ब्रीथिंग रेट 30 to 40 टाइम्स पर मिनट इंक्रीज हो जाती है। हाउ इट इज, ये कैसे होता है? इसमें ये होता है कि जब आपकी फिजिकल एक्सरसाइज इंक्रीज होती है तो आपके मसल्स के अंदर फूड की ब्रेक डाउन होती है, और फूड कंसिस्ट ऑफ मोस्टली C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब फूड की ब्रेक डाउन होती है तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होती है अलॉन्ग विद वाटर प्रोडक्शन एंड एटीपी प्रोडक्शन। उस एटीपी से अब अपनी एक्टिविटीज को अपने एटीपी को अपनी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपके जो सेल्स जनरेट कर होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के नतीजे में, वो आपके सेल से निकल कर ब्लड में आ रही होती है। अब अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है तो जो ब्लड के अंदर अवेलेबल नर्व्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और इस मैसेज को नर्व्स के जरिए लेकर जाते हैं फोर ब्रेन में, और फोर ब्रेन से फिर ये ऑर्डर आपके पास मिलता है हाइंड ब्रेन को, और हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा को। तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है कि आपके जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनको ऑर्डर देता है, और उसके नतीजे में उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो इंक्रीज कर जाती है। तो जब आपके फिजिकल मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज कर देती है, एक्सेलरेट कर जाती है, तो उसके नतीजे में आपकी जो ब्रीथिंग रेट है, यानी आपकी जो सांस लेने का निज़ाम है वो क्विक हो जाता है और जल्दी जल्दी होता है। इसका मकसद क्या होता है कि जो आपके ब्लड के अंदर का हाई कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है उसको फौरन आपके लंग्स में लेकर आ जाए ब्लड के जरिए से, और फिर लंग्स से उसको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए उसको एटमॉस्फेयर के अंदर वापस भेज दी जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस है, और जब ये काफ़ी टाइम तक जो बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगी तो इट विल हैव टू बी डेट्रीमेंटल, और ये मोहलिक है। इसलिए बॉडी क्विकली विद हाई ब्रीथिंग रेट के जरिए से इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो उसको बाहर निकालती है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास था रिस्पायरेटरी सेंट्रल मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। तो इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स मेडुला ऑब्लांगेटा एंड हाउ इट विल हैव टू वर्क ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज और हार्ड एक्सरसाइज के दौरान, हाउ मेडुला ऑब्लांगेटा सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसको कैसे सपोर्ट करता है, या हाउ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड can be quickly removed from the body during
हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं या बॉडी को कैसे रिमूव कर सकती है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पेपरों में आता है। जी, अनदर जो है हमारे पास जो डिफरेंस है जो आपके बुक में पेज नंबर 8 पे आपके लिखा हुआ है, ये टेबल है और ये टेबल है कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड। टेबल इज क्या है हमारे पास है कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड। ये अमूमन बहुत दफा पेपरों में 3 मार्क आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड। तो अमूमन बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं एज ए इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन मैकेनिज्म के तौर पे। यदि वो सारा जो है इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में लिख के आते हैं, डायफ्राम के बारे में लिख के आते हैं, वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी कैसे इंक्रीज होती है कैसे डिक्रीज होती है उसके बारे में लिखाते हैं, एंड दे विल गॉट 0 मार्क्स, और उनको फिर 0 मार्क्स मिलते हैं। बच्चे ये समझते हैं कि हमने क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किया है, लेकिन जब वो घर में जाके बुक्स को खोलते हैं तो फिर पता चलता है कि ये तो ये टेबल आया होता है। तो वो हमेशा वो क्वेश्चन आते हैं मैकेनिज्म्स के हवाले से आता है, जबकि ये हमारे पास कंपैरिजन है कि आप जब एयर के अंदर अवेलेबल गैसेज हैं उसको कितने अमाउंट में इंस्पायरेशन के दौरान लेकर जाते हो, और जब आप एक्सपायरेशन करते हैं तो कितनी अमाउंट आप एयर जो होती है उसमें कॉन्सेंट्रेशन में कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है और उसको आप जिसम से बाहर निकालते हैं। तो कीप इन माइंड जब क्वेश्चन जब आता है तो उसको केयरफुली पढ़ लिया करें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इंस्पायर्ड ईयर और एक्सपायर्ड ईयर का हवाले से आता है, और ये मैनी टाइम्स हम जब बोर्ड के पेपर चेक कर रहे होते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादातर इन क्वेश्चन को गलत कर रहे होते हैं और वो मैकेनिज्म लिख जाते हैं। जी, अब हमारे पास ये टेबल आपकी बुक में सिंपल है, इसको आपने मेमोराइज भी करना है, इसको देखना भी। ऑक्सीजन एयर के अंदर जो है वो 21% मौजूद है। जब हम इंस्पायर्ड एयर यानी इनहेलेशन करते हैं 21% ही लेकर जाते हैं, और जब एक्सपायर्ड करते हैं तो हम जो है 16% इसमें वापस जो है वो छोड़ देते हैं। इसका मतलब 5% जो है एक्सपायर्ड एयर है ये, उसमें जो ऑक्सीजन है वो 5% हम यूटिलाइज करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर के अंदर जब हम लेते हैं तो वो 0.04% है। आपकी बुक में 0.04% लिखा है, यहाँ पर जो मेरे पास टेबल इसमें 0.03% है। तो ये फिगर जो है मुख्तलिफ जो है नेट पे या मुख्तलिफ बुक्स में जो बायोलॉजी की बुक्स में वेरी कर रही है, लेकिन 0.03% या 0.04% ये तकरीबन एक्यूरेट जो है फिगर है, लेकिन आपने बुक के हिसाब से देखना है कि ये 0.04%। जब हम इस एयर को एक्सहेल्ड करते हैं तो उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। इसका मतलब है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कम लेकर जाते हैं, या जो लेकर जाते हैं वो कम होती है, और उसके मुकाबले में जो बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आती है उसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर की तरफ एक्सहेल्ड करते हैं या एक्सपायर्ड करते हैं। नाइट्रोजन 78 टू 79%, आपकी बुक में 79% लिखे हो या मेरे पास टेबल पे 78 है, तो यू कैन राइट 78 टू 79%। और जो एक्सपायर्ड एयर है वो भी 78%। इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एयर के अंदर मौजूद है, और जब ये हमारे लंग्स तक आती है तो लंग्स के अंदर एल्वेलाई के अंदर जब आती है तो एल्वेलाई के जो सेल्स है एपिथेलियल सेल्स है उसके अंदर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग चैनल नहीं है, रिसेप्टर प्रोटीन्स नहीं है, जिसको हम चार्ज गेट्स कहते हैं, चार्ज प्रोटीन्स कहते हैं, वो मौजूद ही नहीं है जो इस नाइट्रोजन को जो एयर के अंदर आई हुई हमारे लंग्स में वो उसको ब्लड में शामिल कर दे और ब्लड से हमारे जिसम तक जो है वो पहुंचे। तो जितने अमाउंट में 78% हम नाइट्रोजन को लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं उतना ही हम वापस उसको एक्सपायर करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है फॉर इट्स अब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। और अगर ये मैकेनिज्म किसी तरीके से नेचर या क्रिएटर हमारे उसमें रख देता है तो मोस्टली इस नाइट्रोजन की मदद से हम अपने प्रोटीन बना सकते हैं, जो हमारे एनिमल प्रोटीन है जिसको ह्यूमन प्रोटीन कहते हैं। तो फिर हमें ज़्यादातर फिर डिपेंड ना करना पड़ता प्लांट प्रोटीन्स के ऊपर और एनिमल प्रोटीन्स के ऊपर। तो इसलिए चूंकि हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली चली ले सकते, तो इसलिए इस नाइट्रोजन के लिए हम डिपेंडेंट हैं टू टेक इट फ्रॉम प्लांट प्रोटीन्स एंड फ्रॉम एनिमल प्रोटीन्स। वाटर वेपर्स जो है वो एयर के अंदर अनसेचुरेटेड की क्वांटिटी डिफरेंट होती है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। लेकिन जब हम एक्सपायर्ड एयर करते हैं तो उसमें कार्बन जो है वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स जो हमारे लंग्स से एक्सपायरेशन के जरिए सांस के जरिए बाहर जाते हैं तो उनमें वो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, यानी जो हमारा बॉडी टेम्परेचर वो 98 फ़ारेनहाइट है जिसको 37 सेंटीग्रेड कहते हैं। तो एक्सपायर्ड एयर में वो बॉडी टेम्परेचर को भी साथ लेकर आती है, और ये हमारे पास जो एक किस्म की थर्मो रेगुलेशन भी कर रही है ये मैकेनिज्म जिसको हम जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कहते हैं।
डस्ट पार्टिकल वेरिएबल है, अगर आप पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में मौजूद है तो आप ज़्यादा डस्ट लेकर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हमारे जिस्म के अंदर ये मैकेनिज्म मौजूद है कि नोज फिल्ट्रेशन ऑर्गन है और आपके लंग्स जो है ये फिल्ट्रेशन ऑर्गन है। 90 to 95% जो डस्ट पार्टिकल्स की ट्रैपिंग होती है वो नोज के अंदर हो जाती है, और रिमेनिंग 2 to 3 या 5% होती है वो ट्रेकी के अंदर जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है उसके अंदर हो जाती है, और इनके जरिए से हम इनको जिस्म से निकाल लेते हैं, ठीक है। और एयर के जो हम एयर निकालते हैं तो उसमें बहुत कम जो है वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। उसकी वजह ये कि मैंने बताया कि वो ट्रैप हो जाते हैं और हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको जो है वो ट्रैप करके उसको डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा बना देता है, और इस तरीके से उन डस्ट पार्टिकल से हम जो है वो महफूज रहते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है, जो कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, वो हमारे पास जो है वो गैस एक्सचेंज में है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। और इसमें हम जो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में हम डिस्कशन करेंगे, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में हम डिस्कशन करेंगे ये। जी, थोड़ा कंप्यूटर प्रॉब्लम की वजह से मसला आ गया था। गैस एक्सचेंज में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में है, ठीक है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में